कि यह गाड़ी जो एक्सीडेंट कर दी यह परमिट था कि नहीं, हमारे रोड की परमिट थी कि नहीं, में दो ड्राइवर थे कि नहीं, गाड़ी सुरक्षा मानकों का पालन कर रही थी कि नहीं, स्पीड मानकों का पालन कर रही थी कि नहीं। मित्रों, YouTube चैनल सेफ व्हील्स में आपका स्वागत है। यह चैनल पूरी तरह से सड़क सुरक्षा और यातायात सुगमता को समर्पित। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यातायात से जुड़े नियमों, कानूनों, उनकी समस्याओं के बारे में जागरूक करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में इस समय हमने अपने मास्टर एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को शुरू किया है और जिसके लगभग 4 अध्याय का पाठ हम कर चुके हैं। हमने आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात कर ली, हमने आपसे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर ली। ये दोनों प्रमुख टूल्स होते हैं पूरे यातायात को नियंत्रित करने के लिए। अब आपके सामने मैं उस एक विषय पर बात करूंगा कि जो थोड़ा सा पर्सनल है, पर्सनल इन द सेंस कि वो स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, उससे आम आदमी का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, उससे बड़े बड़े व्यवसायियों का मतलब है, ट्रांसपोर्टरों का मतलब है, हजारों हजार गाड़ियों का कन्वॉय चलाने वाले बड़े बड़े मोटर मालिकों का मतलब है। लेकिन उसका इम्पैक्ट कानून व्यवस्था पे भी पड़ता है, सड़क सुरक्षा पे भी पड़ता है और आम आदमी के जेब पर भी वो बोझ घटाता बढ़ाता रहता है। और वो विषय है परमिट का। आप जानते हैं कि राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो सड़कों पे चलने के लिए कानून बनाए, उससे जुड़े हुए फीस जमा कराए, उससे जुड़े हुए उल्लंघन के लिए प्रवर्तन की एजेंसियां बनाए, उनको संचालित करने के लिए एजेंसियां बनाए, उन पे दंड का आरोपण करे। ये सारे पावर राज्य सरकार को टाइम पे मैंने जो आपको निर्वचन किया है उसमें अलग अलग धाराओं में शक्तियां दी गई हैं। इन्हीं के तहत अध्याय 5 का शीर्षक है परिवहन यान पे नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। मित्रों, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात होगी तो हमेशा कमर्शियल मामला रहेगा। जब केवल व्हीकल की बात होगी तो वो एक जनरल गाड़ी की बात होगी, जैसे हमारे आपकी पर्सनल कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है। लेकिन जैसे ही ट्रांसपोर्ट शब्द लग जाएगा, परिवहन यान या ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वैसे ही ये बात कमर्शियल हो जाएगी। और कमर्शियल मामलों का जो निर्धारण है, जो संचालन है, वो कमर्शियल तरीके से होता है। और कमर्शियल का सीधा सा मतलब है कि आप कमाएंगे तो सरकार भी उसमें से हिस्सा लेगी, टैक्स के रूप में लेगी, फीस के रूप में लेगी, फाइन के रूप में लेगी, परमिट शुल्क के रूप में लेगी। सरकार भी इतना हिस्सा लेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का है, जनता सरकार की है और आप फायदा कमाएंगे तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा। अध्याय 5 की धारा 66 एमवी एक्ट 1988 कहती है कि बिना परमिट के कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चलेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं ट्रक चलाऊंगा लेकिन माल नहीं ला दूंगा तो मुझे कैसे पकड़ेंगे आप? नहीं, आप ट्रक चला ही नहीं सकेंगे, माल लादना तो उसके बाद का विषय है। तो एक्ट की धारा 66 कहती है कि किसी मोटरयान के स्वामी को किसी पब्लिक प्लेस पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए परमिट लेनी होगी। बिना परमिट के गाड़ी नहीं चल सकती। और मैंने आपको पहले बताया भी था कि बिना परमिट के अगर कोई गाड़ी चला रहा तो उस गाड़ी को परिवहन के विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी सीज कर सकते हैं। धारा 207 एमवी एक्ट में उनको ये पावर दी गई थी। तो ये कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, जिनको आप बुकिंग वाली टैक्सी कहते हैं, रेडियो टैक्सी और स्टेज कैरियर वाली जो सवारी गाड़ियां ढोती हैं, सवारी बसें ढोती हैं। आपको पता लगा यहाँ से और अयोध्या जी जाना है तो बीच में जो सवारी उतारने चढ़ाने वाला परमिट है, जो स्टेज कैरेज का परमिट है, वो परमिट। किसी को माल लादना हो, किसी को मशीनरी का परिवहन करना हो, गिट्टी मोरंग ढोना हो, इस सब के लिए परमिट की आवश्यकता है। परमिट केवल छूट दी गई है कृषि कार्य में, जैसा मैंने आपको बताया, तो भी केवल ट्रैक्टर के लिए। अगर ट्रैक्टर से
कृषि की उपज किसान ढो रहा है, अपना गन्ना ले जा रहा है, अपना गेहूं, अपना पुआल, अपना धान, अपनी मटर, अपना दाल, अपनी खाद ले जा रहा है, तो उसी को केवल परमिट की छूट है, केवल कृषि कार्य की। तभी आपने देखा होगा वो ट्रैक्टर की ट्राली पे लिखा रहता है कि कृषि कार्य हेतु, यानी कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए यह काम किया है, उनको परमिट मैंडेटरी नहीं किया है, उनको बाध्य नहीं किया है कि आप परमिट लो, आप अपनी किसानी का काम फ्री में कर सकते हो बिना परमिट के। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ट्राली से आप भट्ठे का ईंटा ढोइए, गिट्टी मोरंग ढोइए तो परमिट नहीं लगेगी, तब परमिट लगेगी। ये पुलिस अधिकारी जान लें कि जो शहरों में अव्यवस्था है, सड़कों में दुर्घटना ट्रैक्टर वाले कर रहे हैं, अगर वो गिट्टी ढो रहे हैं, मोरंग ढो रहे हैं, होलसेल की सप्लाई का माल ले जा रहे हैं, चीनी मिल के लिए गन्ना ढो रहे हैं, राइस मिल के लिए धान ढो रहे हैं, फ्लोर मिल के लिए गेहूं ढो रहे हैं, तो ये कृषि कार्य में नहीं आता है, ये कमर्शियल एक्टिविटी है और उनको परमिट लेनी होगी, नहीं तो आप बिना परमिट उनका चालान करिए। आप लोग नियमों को नहीं जानते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, इसलिए आप बार बार उलझते हैं ऐसे लोगों से, और ऐसे लोग नियम तोड़ के आए में एक्सीडेंट करते हैं। भट्ठे से ईंटा ढोना कमर्शियल एक्टिविटी है। मेरा अपना अंदाज है उत्तर प्रदेश में हजारों दुर्घटनाएं भट्ठे के ईंटा ढोने वाले ट्रैक्टरों ने किया है। एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, भट्ठे के मजदूर और ड्राइवर खुद ही मरता है। ये कमर्शियल एक्टिविटी हो गई, इसका आप चालान कर सकते हैं धारा 66 के उल्लंघन में। ये कृषि कार्य नहीं है। इसी प्रकार से जो लोग कलेक्शन सेंटर से लेकर के चीनी मिल तक गन्ना ले जा रहे हैं, कलेक्शन सेंटर से राइस मिल और फ्लोर मिल को गेहूं धान ले जा रहे हैं, गिट्टी मोरंग सप्लाई कर रहे हैं, ये सब कमर्शियल एक्टिविटी है, ये कृषि कार्य में नहीं आता है। तो आप इनका चालान परमिट की शर्तों के उल्लंघन में कर सकते हैं। ये लोग बिना परमिट गाड़ी चला रहे हैं, माल ढो रहे हैं। इससे आपका कंट्रोल बढ़ेगा। इस धारा को जानिए, इस नियम को जानिए, इस अध्याय को जानिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा, एक लंबा अध्याय है, इसके मुख्य मुख्य बिंदु आपको मैं बता दूं। हालांकि इनके तमाम बिंदुओं पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। रेडियो टैक्सी मैंने अलग आपको वीडियो बना के दिया था, विद्यालय वाहन पे मैंने आपको वीडियो अलग बना के दिया था। इन सब चीजों को मैंने अलग अलग बनाए हैं, लेकिन फिर भी इसमें मैं प्रयास करूंगा हर बिंदु पर आपको मैं एक पर्याप्त जानकारी दे सकूं। अब इसमें धारा 66 में उन सारे विषयों को मैंने जो कवर किया कि स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, मालवाहन, गिट्टी मोरंग ढोने वाले, ठेका गाड़ी, इन सारी गाड़ियों की परमिट की शर्तें अलग अलग हैं, इनकी परमिट की फीस अलग अलग है, इनके परमिट की वैधता की समय सीमा अलग अलग है। तो ये सारे के सारे धारा 66 में कवर होते हैं। इसमें कुछ ऐसी गाड़ियां हैं, जैसे मैंने आपसे कहा है कि उनको कुछ लोगों को परमिट से छूट दी गई है। इस चीज को थोड़ा सा सभी अधिकारी गौर करेंगे कि ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जिनको परमिट से छूट दी गई है। तो एक नंबर पे है सेना के वाहन, इनको परमिट से छूट दी गई है। दूसरा ये है कि स्थानीय जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं जो संविदा पे गाड़ियां लेते हैं, इनको परमिट से छूट दी गई है। पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस, इनको परमिट से छूट दी गई है। डेड बॉडी का परिवहन करने वाले शव वाहनों को परमिट से छूट दी गई है। इसी प्रकार से कोई ऐसा यान जो किसी खराब गाड़ी को ढोने के लिए काम आता है, जिसको टो चेन कहते हैं, तो टो चेन में लगी हुई जो क्रेन है उसको परमिट की छूट दी गई है, उसको परमिट की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जो राज्य सरकार की गाड़ियां हैं उनको परमिट की छूट दी गई है। राज्य सरकार की परिवहन यान जो सार्वजनिक परिवहन के लिए आती हैं, जैसे पीएसी की ट्रक हैं, जैसे आपदा मोचक बल की गाड़ियां हैं, जैसे आपदा मोचक प्राधिकरण की गाड़ियां हैं, जैसे कोई ऐसा विभाग हो जैसे सप्लाई विभाग है, इनकी जो सरकारी गाड़ियां हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी के ट्रकें हैं जिसपे वो गिट्टी और कोल तार ढोते हैं, इन गाड़ियों को परमिट से छूट दी गई है। इसी प्रकार से ऐसे परिवहन यान जो मोटर यानों का विनिर्माण करने वाले या उनमें व्यवहार करने वाले चेसिस पे जो बन की गाड़ियां निकलती, जो मैंने आपसे कहा था कि बसें और ट्रकें पहले चेसिस ही निकलता, बॉडी बाद में बनती है, तो उस चेसिस को परमिट की आवश्यकता नहीं है।
कारखाने से निकल के वर्कशॉप तक जाने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसकी आड़ में ऐसा ना हो कि उसमें सवारी ढोने लगे। ऐसा मैंने देखा है कि लोग उस पर बैठा लेते हैं 4-6 आदमियों को, तो उसके लिए नहीं छूट दी गई, आपको केवल आने जाने के लिए छूट दी गई है। इसी प्रकार से कोई ऐसा वाहन, ध्यान दीजिएगा, ऐसा वाहन जिसका कि क्यूमुलेटिव वजन, पूरे वाहन का वजन 3000 किलोग्राम हो, उसको भी परमिट की छूट दी गई है। वो अपना आ जा सकता है माल लेकर के। इसी प्रकार से ऐसा परिवहन यान जो एक राज्य में खरीदा गया है और किसी यात्री या माल का परिवहन किए उस राज्य में स्थान को जा रहा, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से माल लाद के कोई गाड़ी उड़ीसा जा रही है, तो उसको उड़ीसा में अलग से परमिट नहीं लेना है कि वो अलग से परमिट वहां लेगा। इसी प्रकार से बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा, सड़क बाधा दूर करने इत्यादि के काम में जो गाड़ियां लगी हुई हैं उनको परमिट की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से ऐसे प्रयोजन के लिए जिसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने अधिग्रहित कर लिया हो, तो उसको परमिट की आवश्यकता नहीं। आपने देखा होगा ना, लिखा रहता है राज्य सरकार के कार्य हेतु या सरकार की कार्य हेतु, स्टिकर लगा के गाड़ियां चलती। जैसे मान लीजिए कि अभी आपदा, बाढ़ आ गई है और वहां पर राहत सामग्री भेजनी है, तो सरकार 25-30 ट्रकें इकट्ठा करके माल भेजती है, तो उनको परमिट नहीं चाहिए, वो जा सकते, इनको ऐसी छूट दी गई है। इसी प्रकार से कोई परिवहन यान जो पट्टा या करार के अधीन है और उसको कब्जे में ले लिया गया है और उसको अपने अड्डे तक पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी को सीज किया गया है जनपद के सीमा पर, उसको वहां से चला करके मुख्यालय के मोटर यार्ड तक ले जाना है, तो यहां चलने के लिए उसको परमिट की जरूरत नहीं। ये सब तकनीकी बातें हैं जिन पे कि कभी कभी विवाद खड़ा होता है। कोई परिवहन यान उस समय जब खाली है और मरम्मत के लिए किसी स्थान पे जा रहा है। आपको एक चीज मैं बता दूं, परमिट सरेंडर करने के लिए भी अनुमन्य होती है। जैसे कि आपको अगर कोई भाड़ा नहीं मिल रहा है तो आप परमिट अपनी सरेंडर कर दीजिए, और उसी दौरान आपकी गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी को वर्कशॉप ले जाना है, तो वहां ले जाने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि गाड़ी में कोई मरम्मत योग्य चीज आप लिखे रहिए, उसमें कोई सामान मत लाद के ले जाइए। इसी प्रकार ये कहते हैं कि किसी यान को जो धारा 67 की उपधारा 3 आगे मैं बताऊंगा, यदि उसके लिए अनुमन्य हो तो उसको परमिट की आवश्यकता नहीं है। तो ये वो गाड़ियां हैं जिनको कि धारा 66 की परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धारा 66 का है, सब सेक्शन का, ये कहता है कि भारत सरकार राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाएगी। ये सरकारों के ऊपर एक नया जिम्मेदारी दी गई है कि अब आप इसको स्थानीय निकायों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। आप जानते हैं ना, परिवहन का नियंत्रण, ट्रैफिक का नियंत्रण लोकल बॉडीज के अधीन आता है, नगर पालिका, नगर निगम के तहत। लेकिन इस बार अधिनियम में इसकी व्यवस्था की गई कि इसकी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी, और केंद्र सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय परिवहन नीति जारी भी कर दी है, जिसके तहत परमिट, परिवहन, सड़क निर्माण, प्रतिस्पर्धा, नवपरिवर्तन, प्राइवेट भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन सब चीजों पे राष्ट्रीय नीति बनाई गई है। 66 कहती है कि परमिट धारकों के विरुद्ध स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्तियों के आवेदन करने और धारण करने के विरुद्ध कोई वर्जन ना होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं लगी हुई है। धारा 67 जो है एक महत्वपूर्ण धारा है। ये कहती है कि प्रत्येक राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह सड़क परिवहन और ट्रांसपोर्ट को नियमित करने के लिए अलग से कानून बनाए, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नियमावली प्रकाशित की है। इसके प्रावधान बहुत बारीक और बहुत विस्तार से हैं, इस पर हम अलग से वार्ता करेंगे। आज हम आपको केवल एमपी एक्ट 1988 के प्रावधानों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से राज्य सरकार को यह पावर दे दी गई है कि वह कानून बना सकती है धारा 67 के तहत। इसी प्रकार से धारा 68 कहती है कि राज्य सरकार एक परिवहन प्राधिकरण बनाएगा। इसको हम कहते हैं एसटीए, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये सारी परमिट की जो भी व्यवस्था है ये एसटीए ही गवर्न करती है, चाहे वो सवारी गाड़ियों की परमिट हो, चाहे वो माल गाड़ियों की परमिट हो। ये सारी परमिट की जो विभिन्न शर्तें हैं, बारीकियां हैं और बचत है, फीस है, टैक्स है, जुर्माने हैं,
इनकी अवधि है, ये सारा निर्धारण कौन करता है? एसटीए, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये राज्य सरकार की एपेक्स बॉडी होती है और इसमें राज्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व होता है और ट्रांसपोर्टरों का भी प्रतिनिधित्व होता है। इसके सदस्य एसटीए के जो मेंबर्स हैं वो ट्रांसपोर्टर भी होते हैं। एक तरह से ये पारदर्शी व्यवस्था है ताकि ट्रांसपोर्टरों के ऊपर कोई अतिरिक्त व्यय न पड़ने पाए। दूसरी चीज, सारे ट्रांसपोर्टर सरकार की मंशा से अवगत रहें, सरकार आखिर चाहती क्या है। जानते नहीं, कम्युनिकेशन गैप, मैं चाहता कुछ हूं, आप समझते कुछ हैं, तो मेरी चाहत पूरी नहीं हो पाती है और आप अपनी समझ से सही होते तो आपको गुस्सा आता है, गलत क्या हो रहा, मैंने तो कोई गलत नहीं किया। लेकिन आपको शासन की मंशा जानने के लिए एसटीए में इन लोगों को भी सदस्य बनाया गया है और इनकी बैठकें कहाँ होंगी, कैसे होंगी, हर 3 महीने पे होंगी, 6 महीने पे होंगी, साल भर में होंगी। नई परमिटों का मूल्यांकन करना होगा, कहाँ सवारी गाड़ी बढ़ानी है, कहाँ सवारी गाड़ी घटानी है, किन रोडों पर परमिट नए बनाने हैं, किन रोडों पर परमिट समाप्त किए जाने हैं। इन सारी चीजों का निर्णय एसटीए को लेने की पावर दी गई है। ये धारा 68 में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद धारा 69 कहती है कि आवेदन कैसे होगा परमिट के लिए। धारा 70 कहती है कि स्टेज कैरेज के लिए परमिशन कैसे डाली जाएगी। स्टेज कैरेज में बसें भी आती हैं और टैक्सी जीप भी आती हैं और ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट के टेम्पो आते हैं, सब स्टेज कैरेज में आते हैं। यानी कि जगह जगह सवारी उतारना चढ़ाना, यानी कि अलग अलग स्टेज पे सवारी चढ़ाना, अलग अलग स्टेज पे सवारी उतारना, ये स्टेज कैरेज कहलाता है। इसकी परमिट की व्यवस्था इन्होंने दी है। धारा 71 में कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की गाड़ियों के लिए भी परमिशन जारी की जाएगी। अब इन सारी चीजों के बहुत ही छोटे छोटे प्रावधान किए गए जो बारीकियां हैं। जैसे धारा 72 कहती है कि मंजिली गाड़ियों के परमिट दिए जाएंगे तो सावधानी क्या होगी। पहली चीज कि ये गाड़ियां अपने रूट पर ही चलेंगी। जैसे मान लीजिए लखनऊ को हम उदाहरण लें, लखनऊ से और महमूदाबाद तक के लिए कुर्सी रोड की परमिट जारी हो गई। अब ऐसा नहीं कर सकता है वो आदमी कि यहां से पहले बाराबंकी जाए, बाराबंकी से फतेहपुर जाए, फतेहपुर से फिर महमूदाबाद जाए, ऐसा नहीं कर सकता। वो जिस मार्ग के लिए परमिट जारी हुई है वो उसी मार्ग पे चलेगा। मित्रों, इस चीज को आप जानिए कि किसी रोड की सवारी की संख्या के आधार पर ही परमिट तय होती है। अगर किसी पे सवारियां ज्यादा हैं तो उस पे 100 परमिट जारी हो जाएंगे, अगर सवारियां कम है तो उस पे 10 परमिट जारी होगी। तो कोई भी परमिट होल्डर सवारी गाड़ी का अपनी रूट को छोड़कर दूसरे रूट पर नहीं चलेगा। इसी प्रकार कह रहे हैं कि परमिट मिलने की जो तारीख है उसी दिन से आपका उस पे दावा बनेगा। ऐसा नहीं कि आपने परमिट मिली नहीं और सवारी ढोना शुरू कर दिया कि साहब हमने तो अप्लाई कर रखा। नहीं, जब परमिट आपको मिल जाएगी आप तभी सवारी उस पर ढो पाएंगे। फिर ये कहते हैं कि दैनिक दिनों की न्यूनतम और अधिकतम ट्रिपों की संख्या तय कर दी जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 200 किलोमीटर की स्पीड से बिजली की तरह महमूदाबाद जाएं, सवारी उतारें, फिर भाग के आए, फिर भाग के जाएं और रास्ते भर एक्सीडेंट करते रहें। अगर चाल के हिसाब से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने चक्कर कोई व्यक्ति लगा सकता है, और वो भी तभी उस अवधि में जबकि सवारियां उपलब्ध हों, तो आपको उतनी संख्या तय कर दी जाएगी। इसी प्रकार से कहते हैं कि समय सारणी बनाई जाएगी ताकि उस पे मान लीजिए 50 गाड़ियों की परमिट है तो 50 का नंबर है। ऐसा ना हो कि एक आदमी, जैसा मैंने पहले बताया था कि गुंडई और बदमाशी करके दिन भर अकेले सवारी ढोए और अन्य परमिट धारक खड़े रहे। नहीं, सारे परमिट धारकों की समय सारणी बनेगी कि कौन सी गाड़ी 10 बजे छूटेगी, कौन 10:20 पे छूटेगी, कौन 10:50 पे छूटेगी, पूरी समय सारणी बनेगी। इसी प्रकार ये कहते हैं कि नगर पालिका की सीमाओं के अंदर जो चिन्हित स्थान है उनके अलावा कहीं सवारी न चढ़ाई जाएगी न उतारी जाएगी, जिसको कि हमने आपसे कहा था हाल्टिंग पॉइंट, हाल्ट स्टेशन, वहीं सवारी चढ़ेगी वहीं से उतरेगी। अब तो हमारे माननीय विधायकगण ने वहां पे यात्री शेड बना दिए हैं, छोटे छोटी कैनोपी बना दी है कि यात्रियों को धूप और बरसात से बचाया जा सके, वहीं सवारी उतारिए। वहां सड़क पे भी एक लेबेल बनाई रहती ताकि मुख्य कैरेज वे पे गाड़ी न खड़ी हो, जाम न लगने पाए, दुर्घटना न होने पाए। इस प्रकार से बहुत सारी, जैसे कि किराया जो होगा उस रोड का वो अनुमोदित होगा एसटीए द्वारा।
अगर एसटीए ने कहा कि इस रोड पे 10 रुपया किराया लिया जाएगा तो 10 ही रुपया लिया जाएगा। किराए का निर्धारण करने का अधिकार भी एसटीए के पास है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास। वो किराया तय करेगा, वो सभी शर्तें रखेगा जिसमें यात्रियों को बिना माल के लिए जाया जा सके। यही तय करेगा कि उनको टिकट दिया जाएगा तो टिकट पर लिखा क्या जाएगा। जिन शर्तों के साथ किसी यान का ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग किया जा सकेगा वो शर्तें होंगी कि कभी मान लो बुकिंग में जाना पड़ जाए तो उसके लिए अलग से शुल्क जमा करके लेंगे। इस तरह से एसटीए को धारा 72 में बहुत सारे नियम बनाने की पावर दी गई है, खासतौर पे स्टेज कैरेज को लेकर के और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की कतिपय शर्तों को लेकर के। तो हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं जो लगातार वाहन चेक करने पर लगे हैं, जो लगातार सड़क सुरक्षा में काम कर रहे हैं, उनको धारा 72 का पता होना चाहिए कि परमिट की शर्तें क्या क्या होती हैं, परमिट की शर्तें किन किन बिंदुओं पर सावधानी बरतने के लिए ड्राइवर और मालिक को तय किया गया है और जिसको आपको चेक करना है, ये धारा 72 में स्पष्ट दिया है। इसी प्रकार से धारा 73 कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बात करता है, जो बुकिंग टैक्सी आप कहते हैं, बुकिंग की बस कहते हैं, पार्टी बुकिंग कहते हैं, मैरिज पार्टी बुकिंग कहते हैं। इसके लिए ये ठेका गाड़ी या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के बारे में बातें धारा 73 और धारा 74 में दी गई है। धारा 74 में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जो शर्तें प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाले को मानना ही मानना है। इसमें भी जैसे है कि ठेका जहां के लिए परमिट दी गई, जैसे मान लीजिए कि उसको 3 राज्यों की परमिट दी गई है तो चौथे राज्य नहीं जाएगा। उसको ऑल यूपी परमिट दी गई है तो ऑल यूपी चलेगा। उसको किसी मंडल में परमिट दी गई है तो मंडल से बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार की शर्तें धारा 74 में स्पष्ट रूप से अंकित है। धारा 75 कहती है मोटर टैक्सियों पर किराए देने की स्कीम, जो आपको रेडियो टैक्सी के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया। धारा 76 कहती है कि प्राइवेट सेवायान की परमिटों का आवेदन कैसे किया जाएगा। प्राइवेट सेवायान क्या हो सकते हैं, ये भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की है, पास इसकी पावर है और ये उसके तहत ये आदेश दे सकता है कि यदि कोई प्राइवेट, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और वो अपने कर्मचारियों को ले आने ले जाने के लिए काम कर बस लगाई है, तो अब वो तो ना तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में गया ना वो स्टेज कैरेज में गया, अब वो किस में गया, वो प्राइवेट कैरेज में गया। कोई स्कूल है, कोई शोध संस्थान है, इसी के तहत वो स्कूल बस भी आती हैं क्योंकि वो प्राइवेट कैरेज में आती हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, ये स्टेज है, ये प्राइवेट है। तो इसके लिए धारा 76 में अलग से नियम दिए गए हैं जिनकी की बारीकियों को हमें जानना होगा। धारा 77 मालगाड़ियों के लिए है जो सामान ढोती हैं, ट्रक हैं, डंपर हैं, कंटेनर हैं, ये बड़े बड़े जो कंटेनर कॉर्पोरेशन जो ट्रेनें चलती हैं उनके कंटेनर हैं, कॉन्कॉर्ड की गाड़ियां, इन सब के लिए धारा 77 में बहुत सारी सावधानियां बताई गई हैं। किसमें माल के लिए माल की किस्म क्या होगी, माल की मात्रा क्या होगी, माल का वजन कितना होगा, कितने दिन में माल को पहुंचाना होगा, कितने दिन में लोडिंग, कितने दिन में अनलोडिंग करनी होगी। कोई सरकारी उसमें सेवा के अलावा माल ढो रहा है तो परमिट लेके चलेगा। किसी प्रकार के अपराध का माल नहीं ढोएगा, तस्करी नहीं करेगा, गांजा शराब की अवैध तस्करी के लिए अपनी गाड़ी नहीं देगा। ये सब चीजें धारा 77 में और धारा 78 और 79 में इसकी सावधानियों के बारे में बताया गया है। धारा 79 में बताया गया है कि किसी यान का सकल भार और माल का भार दोनों अलग अलग पता होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। निर्दिष्ट माल के अलावा अन्य कोई माल वहन नहीं किया जाएगा। यान के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि लगातार माल लाद रहा उतार रहा, उसको मेंटेनेंस का समय देगा। तो इस प्रकार से धारा 79 में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिन शर्तों के आधार पर किसी को माल वाहन करने के लिए परमिट दी जाएगी। धारा 80 कहती है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नियमावली में प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है और ऑनलाइन उस प्रक्रिया के तहत गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी का पोल्यूशन, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन इत्यादि कागज लगा के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फीस ऑनलाइन जमा करके आपको परमिट दिया जाएगा। ये परमिट आप ले सकते हैं। अब ये परमिट मैं आपको पुनः बता दूं कि ये ही करता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ये परमिट भी जारी करता है। धारा 81 कहती है कि परमिटों की जो अवधि है, वैधता यानी कि वैलिडिटी और उसका रिन्यूअल, दोनों के प्रावधान धारा 81 में दिए हुए हैं।
कोई भी परमिट अनंत काल के लिए नहीं दी जाएगी। प्रत्येक परमिट एक निश्चित समय के लिए दी जाएगी और वह समय पूरा होने के बाद आपको उसका रिन्यूअल कराना होगा। उसके जो शुल्क होंगे वो आपको जमा करने होंगे, जो फीस लगेगी वो आपको देना होगा। उसकी बहुत सारी बारीकियां धारा 81 में बताई गई। धारा 82 कहती है कि कोई भी परमिट ट्रांसफरेबल नहीं होगी। किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी को किसी भी पर्टिकुलर रोड के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए मिली हुई परमिट किसी दूसरी गाड़ी को नहीं दी जाएगी। यह परमिट स्पेसिफिक पर्टिकुलर गाड़ी के लिए दी गई है, क्योंकि उसी गाड़ी की आरसी और फिटनेस और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के आधार पे परमिट जारी हुई है और उसकी फीस जारी हुई। ऐसा नहीं जैसे आप छोटा हाथी का परमिट ले लीजिए और उस पर लगा दीजिए कि टाटा 12,000 की गाड़ी चला रहे हैं, उस पर डंपर ढो रहे हैं, पता लगा कि आप 5 टन का परमिट लिए 60 टन का माल ढो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। धारा 82 कहती है कि परमिटों का ट्रांसफर अवैध है, आप कोई भी परमिट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन धारा 83 कहती है कि यान का बदला जाना। यदि किसी पर्टिकुलर गाड़ी के लिए परमिट जारी की गई और किन्हीं परिस्थितियों में वो गाड़ी डैमेज हो गई, तो उस परमिट को उसी किस्म की गाड़ी पर ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ये एसटीए की अनुमति से ही होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कर ले। मैंने कहा ना, जो धारा 82 कहती है परमिटों का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, वो यहां पर उसकी छूट दी गई है, लेकिन अनुमति लेंगे एसटीए के और उसी गाड़ी की किस्म से बदलेंगे। जैसे मैंने कहा, छोटा हाथी की परमिट छोटा हाथी पे बदलेगा, डीसीएम की परमिट डीसीएम पे बदलेगा, ट्रक की परमिट ट्रक पे बदलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि डीसीएम की परमिट छोटा हाथी को बदल दी जाए। तो ये धारा 83 में छूट आपको दी गई है। धारा 84 कहता है कि सभी परमिटों के लिए जो साधारण शर्तें हैं वो उन्होंने एक सूचीबद्ध कर रखा है। जैसे इनका कहना है कि सभी अपेक्षाओं की पूर्ति होती हो ऐसा आचरण करेगा परमिट धारक। ये कहते हैं कि अधिनियम के अधीन जो स्पीड लिमिट तय की गई है, कोई परमिट धारक वाहन इससे तेज नहीं चलाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि गाड़ी में माल लाद लिए, 200 किलोमीटर के रफ्तार से गए, माल उतार के फिर लौट आए और दिन भर में 4 फेरा किए, तो यह पूरी तरह से अवैध है। जो प्रिस्क्राइब्ड गति है उस सड़क की, उससे तेज आप नहीं चला सकेंगे अगर आपके पास परमिट है तो। इसी प्रकार ये कहते हैं कि ड्राइवर जो इन गाड़ियों पे चल रहे हैं उनकी ड्यूटी का समय फिक्स होगा। इसीलिए मैंने आपसे पहले बताया था कि इस पे 2 ड्राइवर होंगे, एक मुख्य ड्राइवर होगा और एक को ड्राइवर होगा। कोई भी ड्राइवर कितनी देर गाड़ी चलाएगा इसके लिए अलग से कानून बना है। उत्तर प्रदेश मोटर यान कर्मकार अधिनियम है, उसमें तय किया गया है कि कितने घंटे गाड़ी चलाएगा, कितने घंटे आराम करेगा, कितने घंटे पे उसको अपने नेचुरल नीड्स के लिए रुकने की अनुमति होगी। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश मोटर यान कर्मकार अधिनियम में परिभाषित हैं, जिसको कि मैं आपसे पृथक इस पे बात करूंगा। धारा 86 में परमिटों को रद्द किए जाने और सस्पेंड किए जाने की पावर एआरटीओ और एसटीओ दोनों को दी गई है। एआरटीओ इसमें रिकमेंडिंग अथॉरिटी होगा और एसटीए सुनवाई करके इस पर निर्णय लेगी। इसी प्रकार से धारा 87 कहती है टेम्परेरी परमिट की बात। जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी को साल भर भाड़ा नहीं मिलता है, तो साल भर परमिट लेके क्या करेगा वो, क्योंकि समय के साथ उसका परमिट खत्म हो जाएगा। तो इस पे इन्होंने टेम्परेरी परमिट के भी प्रोविजन कर रखे हैं। 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप चाहें तो परमिट ले सकते हैं टेम्परेरी तौर पे। और उस परमिट के लिए अलग अलग कानून है, अलग अलग नियमावली बनाई गई है। धारा 88 कहती है कि जिस राज्य में परमिट दिए गए हैं उसके बाहर उसका उपयोग किए जाने के लिए उनको विधि मान्य किया गया है। जैसे मैंने पहले कहा, उत्तर प्रदेश की अगर कोई गाड़ी है जिसके पास परमिट उत्तर प्रदेश से जारी है, ऑल इंडिया परमिट, और वो लेके गाड़ी उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तक जा रही है, तो अन्य राज्यों में उसको परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो केवल लोकल टैक्स देने के लिए लायबल होगा, उसको परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो उस पर अपने काम कर सकता है, अपना माल ले जा सकता है। इसमें कहते हैं कि किसी राष्ट्रीय परमिट के संबंध में समुचित प्राधिकारी का अर्थ होगा भारत सरकार का कोई सक्षम प्राधिकारी जो परमिट जारी कर सकता है। इसी प्रकार से धारा 88 का कहती है केंद्र सरकार की राष्ट्रीय
मल्टी मॉडल और अंतरराज्य यात्रियों और मालों के परिवहन के लिए कानून बनाने की पावर है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, नेशनल परमिट जारी हो जाती है तो उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिनियम में दे रखी है। और इसमें उन्होंने रखा है लास्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेस, रूरल ट्रांसपोर्ट, माल एंड लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट, लोगों की पहुंच और संचालन में वृद्धि, ऊर्जा संरक्षण, जीवन की क्वालिटी सुधारना, इन सब चीजों को उस पॉलिसी को बनाने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान रखना होगा। और इसमें परमिट के विरुद्ध यदि कोई एसटीए परमिट देने से इनकार करता है तो उसके विरुद्ध जो भी पीड़ित व्यक्ति है वह अपील अधिकरण बनाया जाएगा, राष्ट्रीय परिवहन अपील अधिकरण बनाया जाएगा, ट्रिब्यूनल बनेगा। उस ट्रिब्यूनल में जाके वो अपनी अपील कर सकता है। एसटीए स्टेट ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और ये अपील ट्रिब्यूनल है। इस अपील ट्रिब्यूनल में आप अपनी अपील कर सकते हैं यदि आप एसटीए से पीड़ित हैं तो। धारा 90 कहती है रिवीजन के बारे में, और धारा 91 एक महत्वपूर्ण, जो मैंने कहा था ड्राइवर की घंटे कौन तय करेगा, धारा 91 कहती है कि किसी भी परिवहन यान को चलाने में लगे हुए किसी ड्राइवर के काम के घंटे उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार तय किए जाएंगे और इसकी अधिसूचना गजट प्रकाशन करके सरकार करेगी। जो प्रॉफिट के लिए ट्रांसपोर्टर ड्राइवरों से 20-20 घंटे गाड़ियां चलवा रहे हैं, नींद और थकान से वो ड्राइवर दुर्घटनाएं कर रहे हैं, इस अधिनियम का लाभ लेते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वो उनके मोटर मालिकों को भी इसमें आरोपी बनाएं। यह तय करें कि वह ड्राइवर लगातार कितने घंटे से गाड़ी चला रहा था। यह आप उसके मोबाइल फोन का सीडीआर देख के चला सकते हैं, उसके द्वारा पार किए गए टोल प्लाजा का रिकॉर्ड देख के लगा सकते हैं। और यदि वो अकेला ड्राइवर उस गाड़ी पर है तो निश्चित जान लीजिए कि वो ओवर ड्यूटी कर रहा है और उस ओवर ड्यूटी के चलते नींद और थकान से उसने एक्सीडेंट किया है, तो उसके साथ साथ मोटर वाहन मालिक को भी आप जिम्मेदार बनाइए। आप इस कानून को, धारा 91 को और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 को खूब अच्छे से पढ़ के सारे ट्रांसपोर्टरों को इस पे मुलजिम बनाइए। कैसे उसने कि एक ड्राइवर के भरोसे 20-20 घंटे गाड़ी चलवाया उसको, तो आप इसमें उसको भी आरोपी बना सकते हैं। इसी प्रकार से धारा 92 कहता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको लेके यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले से हुआ है इस अधिनियम के तो वो शून्य मानी जाएंगी, अब आपको नए सिरे से परमिट लेनी पड़ेगी। धारा 93 कहता है कि अभिकर्ता या प्रचारक समूह, यानी कि जो मैंने आपसे कहा था कि टैक्सी का एग्रीगेटर जो होगा वो टैक्सी का लाइसेंस लेगा ना, मोटर रेडियो टैक्सी मैंने आपसे बात की थी, तो एग्रीगेटर का लाइसेंस इसमें दिया जाएगा। धारा 94 कहता है सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन, किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन परमिट दिए जाने के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी। ये बहुत बड़ा कदम है, नहीं तो विवादों की झड़ी लग गई होती। अधिनियम ने रोक दिया, भाई सिविल कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके लिए जो प्राधिकरण बना है, जो अपील ट्रिब्यूनल बना है, यही दोनों तय करेंगे। और अगर इन दोनों से भी कोई काम ना होता तो आप सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, लोअर कोर्ट में जाके आप सरकार को परेशान नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को सभी ध्यान रखें कि परमिट के मामले में धारा 94 कहती है कि सिविल कोर्ट का कोई अधिकार नहीं बनेगा। इसमें आपको एसटीए के बाद अपील प्राधिकरण जो एसटीए का है आप वहीं जा सकते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। धारा 95 कहती है कि मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों के बाबत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। तो नियम सरकार ने इस नियमावली के तहत बना रखा है, जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। राज्य सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को बहुत विस्तार से, उनके जो आउटलाइंस हैं उन आउटलाइंस को इस अधिनियम में दिया गया है और इन्हीं आउटलाइंस को मानते हुए राज्य सरकार ने यह नियमावली प्रकाशित की है। तो ये जो परमिट का अध्याय है, अध्याय 5, ये हमारा धारा 66 से लेकर के 96 तक एक बहुत ही विस्तृत प्रावधानों को कवर करता है जो परमिट से जुड़े हुए हैं। और इन परमिट को अधीन ड्राइवर का वेलफेयर, सड़क सुरक्षा का ध्यान रखना, प्रदूषण के मानकों का ध्यान रखना
और साथ ही साथ जनता की सुविधा का ध्यान रखना, इन सारी चीजों की प्रावधान इस अध्याय के तहत दिए गए हैं। खास तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन है, यह एक तरह से अगर मैं कहूं तो पीपीपी मॉडल की एजेंसी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं और ट्रांसपोर्टर भी शामिल हैं। दोनों का उद्देश्य जनहित है, सवारी गाड़ियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराना ताकि व्यक्ति लास्ट माइल कनेक्टिविटी लेते हुए अपने घर तक पहुंच सके, और नंबर 2, उसका सामान या जन सामान्य की सुविधा के लिए आपूर्ति किया जाने वाला सामान अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इस प्रकार से अध्याय 5 विस्तृत रूप से परिवहन गाड़ियों पर सरकार को नियंत्रण करने के अधिकार देता है, नियम बनाने का अधिकार देता है, साथ ही साथ जनता की सुविधाओं को भी बढ़ाने के लिए इसमें व्यवस्था दी गई है। तो हमारे सभी पुलिस अधिकारी, यद्यपि यह बहुत बारीकी का काम एआरटीओ प्रशासन का है, एआरटीओ इन्फोर्समेंट का है, लेकिन चूंकि पुलिस अधिकारी भी सड़कों पर हैं, सड़क दुर्घटनाओं की विवेचना करते हैं, तो उस दौरान उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि यह गाड़ी जो एक्सीडेंट कर दी, यह परमिट था कि नहीं, हमारे रोड की परमिट थी कि नहीं, में 2 ड्राइवर थे कि नहीं, गाड़ी सुरक्षा मानकों का पालन कर रही थी कि नहीं, स्पीड मानकों का पालन कर रही थी कि नहीं। इन सब चीजों को विवेचना करते समय ध्यान रखना होगा, तब जाके हम जो लापरवाह किस्म के ड्राइवर हैं, जो लाभ के लिए जनता की जान को खतरे में डालने वाले मोटर मालिक हैं, तब उनके विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में परमिट के विभिन्न प्रावधानों के साथ ही अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा, और शीघ्र ही हम मिलेंगे कि इन परमिटों के संबंध में राज्य सरकार ने क्या कानून बनाए हैं, उस पर मैं विस्तार से आपको राज्य सरकार की नियमावली दूंगा जो आपके काम आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित है, और इसी के आधार पर परमिट के संबंध में जो भी मामले होंगे उनका निर्धारण किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के इस अभियान में हमारा साथ दें, और उत्तर प्रदेश को दुर्घटना मुक्त राज्य बनाने में आइए हम 2 कदम साथ चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।